पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बताइए। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 25 जून 1975 को इस देश में काला अध्याय के रूप में आपातकाल लगाया गया था। मैं बहुत छोटा था। परिवार के कुछ स्मृति मुझे भी ध्यान में आज के दिन में स्वाभाविक रूप से आने का काम होता है। आपातकाल के क्रम में यह आर भवन मेरे निवास पे अनेक प्रकार की गुप्त बैठकें होती थी। आदरणीय पिताजी माननीय गंगा बाबू जो पूर्व राज्यपाल सिक्किम के रहे हैं, जब बाद में बड़े हुए तो बहुत सारी जानकारियाँ होती रही और माँ से भी, स्वर्गीय कमला देवी से भी बहुत सारी जानकारी मिलती रही। आपातकाल के दृश्य सबको ध्यान में है इस देश के अंतर्गत। पर जो गुप्त बैठकें होती थी वो मेरे घर पर आर्य भवन पर ही हुआ करती थी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने लोग देश भर के हैं, ये आर्य भवन में लगभग 7-8 महीना अलग अलग प्रकार से बैठकें होती थी। बैठक का भी क्रम गुप्त बैठकों का बड़ा अलग प्रकार से रहता था। बाबूजी तो पहले कुर्की जब्ती हुआ अपना बचपन को वही यादें हैं कि ट्रकों पर जब माल जा रहा था तो उस समय ध्यान में नहीं आया कि क्यों जा रहा है। बाद में पता चला कि घर के अपना कुर्की जब्ती हुआ। पशु भी निकल के गए। बाद में सरेंडर बाबूजी गाय को चारा और गाय को कुछ नहीं दिया जा रहा था तो गाय को भी ये लोग गौ हत्या का पाप में लगे तो बाबूजी ने जाके सरेंडर किया। उसके पश्चात जब वहाँ से निकल कर आए तो फिर अंडरपास में यानी कि अंडरग्राउंड होके जितने गुप्त बैठकें थी 7-8 महीना तक ये आर्य भवन में चलने का काम हुआ, जिसके अंतर्गत पूज्य अपने माननीय रज्जू भैया जी, उस क्षेत्र के प्रचारक के रूप में आदरणीय माधवराव मूले जी, माननीय भावराव देवरस जी, माननीय जेपी माथुर जी, माननीय कैलाशपति मिश्रा जी, गोविंदाचार्य जी, यानी कि सब लोग अलग अलग भूमिका में इस घर में आते थे। बड़ी बड़ी बैठकें होती थी और निकल जाते थे। बैठक का भी क्रम ऐसा होता था कि जो भी प्रचारक या बैठक में भाग लेने आते हैं तो उनको पहले महाभारत का कोड स्टेशन पे दिया जाता था। फिर राजवंशी नगर में एक कार्यकर्ता का दुकान था, वहाँ डी कोडिंग करके रामायण का कोड दिया जाता था। उसके बाद जब वो कोई यहाँ पर आए घर के आगे तो दरवाज़ा नहीं ही खुलता था, क्योंकि कॉल मेल था नहीं, मोबाइल था नहीं, संवाद कैसे हो। तो एक वरिष्ठ प्रचारक माननीय रविंद्र मुकिल जी रहा करते थे। वो पशु और पक्षी के आवाज़ निकालने में बहुत माहिर थे। तो पता चलता था कि कौन नेता आने वाले हैं, यानी कि मोर की आवाज़ से कोई नेता का, कबूतर की आवाज़, किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ वो निकाल दिया करते थे। तो स्वाभाविक रूप से उससे समझ में आता था, तब दरवाज़ा खुलता था, बैठकें होती थी, लोग निकल जाते थे। तो बैठक का भी क्रम देखिए कि पूज्य माता जी का भी आज ध्यान में आता है। तो उस समय ना एलपीजी गैस, ना मिक्सी, पीस कर, यानी कि सिलौटी पे पीसना और तुरंत 40-50 आदमी का खाना बनाना और तुरंत देना। घर में कोई भी सेवक नहीं रखना कि उस सेवक से कहीं बात लीक ना हो जाए, ताकि सब गिरफ्तार हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 7-8 महीने तक ये दृश्य परिवार में चलता रहा। और आपातकाल में ऐसे ऐसे कितने लोग इस देश के अंतर्गत होंगे जो अपने परिवार को तिलांजलि देते हुए, अपने करियर को ताक पर रखते हुए आगे बढ़ाने का काम। आपातकाल का लोकतंत्र हटे इस देश के अंतर्गत ऐसे बहुत सारी यादें हैं जो लंबी फहरिस्त है यादों की। बस आज के दिन में यही कहना चाहेंगे सभी लोगों को कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सदैव कांग्रेसी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ, आज का नौजवान पीढ़ी इसको समझने का काम करे। और साथ ही साथ श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो सत्ता के लालुपता में लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता की गलवहिया बना के चलने का काम हो रही है। आज हमें लोकतंत्र के काला अध्याय को भी याद करना चाहिए और सजग रहना चाहिए कि आने वाला समय में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विचार इस रूप में तो नहीं काम करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जनसंघ के, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर निकल कर गुप्त बैठकें कर एक प्रेरणा जगाने का काम नहीं होता तो शायद आने वाले समय में आपातकाल कभी हटने का काम नहीं होता। इसलिए सबसे आह्वान भी है, सबसे आग्रह भी है कि लोकतंत्र के हत्यारी सरकार की मंशा को समझने का कांग्रेसियों पर काम करें और वर्तमान रूप में हम सजग रहने का काम करें। और उन लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को हमें सदैव याद रखना चाहिए। 50 वर्ष के पूर्ण होने पर लोकतंत्र के जो उस समय
काम किए, जो उस समय शहादत दिए, उन लोगों को भी याद करने का काम करते हैं।